आफ्टरनून, मैं हूं प्रियंका संभव आपके साथ और आज हेलो मनी 9 में हम फोकस करने वाले हैं उस खबर पर जिसने कहीं ना कहीं डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को एक बड़ा झटका दिया है। फाइनेंस बिल 2023 में एक लास्ट मिनट अमेंडमेंट सामने आया है। ना बजट में इसकी कोई बात हुई, ना सरकार ने कभी इसका कोई इंडिकेशन दिया, लेकिन अब इसे लागू कर दिया जा रहा है। तो क्या लागू किया जा रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो फायदा मिलता था, एक तरह से उसमें टैक्स कम लगता था, इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलता था जिसमें आप जितने में आपने ख़रीदा है और जब आप उसे रिडीम करते थे तो इन्फ्लेशन से वो एडजस्ट होता था। ये सारे फ़ायदे अब डेट म्यूचुअल फंड से हट गए हैं। अभी तक ये था कि आप 3 साल तक उसे होल्ड करने के बाद जब रिडीम करते थे तो आपको एलटीसीजी में एक रियायत मिल जाती थी। लेकिन अब क्या होगा? अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कोई फायदा नहीं है। जो भी आपको इससे फायदा होगा उस पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी आप जिस भी टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं उसके अनुसार आपको इस पर टैक्स देना होगा। डेट फंड्स के आकार की अब बात करते हैं। मौजूदा म्यूचुअल फंड का AUM यानी इतने पैसे इसमें निवेशित हैं जो है वो है 40.7 लाख करोड़ रुपए और इसमें डेट म्यूचुअल फंड का कुल हिस्सा है 12.3 लाख करोड़ का और इस 12.3 लाख करोड़ में करीब 3 से 4 लाख करोड़ जो हैं वो इस तरह के डेट म्यूचुअल फंड में थे जो लॉन्ग टर्म वाले होते थे और उनके टैक्सेशन में आया है बदलाव। तो इस बदलाव का असर आप पर क्या क्या पड़ेगा, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हेलो मनी 9 में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट CA नितेश बुद्धदेव और हम नितेश से समझने वाले हैं कि वो लोग जिन्होंने पहले से डेट म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है उनके लिए क्या कुछ बदला है और वो लोग जो 1 अप्रैल के बाद करेंगे उनके लिए क्या बदला है। हम अभी आ रहे हैं नितेश आपके पास। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे इस शो में जुड़ करके अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो कैसे आप भेज सकते हैं हमारे पास अपने सवाल। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311211874 पर, ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर और इस लाइव ब्रॉडकास्ट में भी जुड़िए और पूछिए सवाल। मैं आपके सवाल पिक करती रहूंगी समय समय पर। तो डेट म्यूचुअल फंड को लेकर जो भी कंफ्यूजन आपके मन में अभी आ रहा है कि अब इसमें आपको किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए, भेजिए अपने सवाल। अपने सवाल को जितने डिटेल में लिखेंगे हमारे एक्सपर्ट उसे उतने अच्छे तरीके से समझकर आपको जवाब दे पाएंगे। तो इंतजार है आपके सवालों का। हम आपके सवालों को एक एक करके पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक पूरी तरह से ये जो कदम उठाया है सरकार ने, मैं तो कहूँगी सरकार ने एकदम गुगली फेंक दी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ये खबर जैसे आई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने काफ़ी शार्पली रिएक्ट किया, कहा कि ये क्या कर दिया है सरकार ने। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियों के जो हेड्स हैं अब वो कह रहे हैं कि देखिए ये इतना भी बुरा नहीं है, आपको इसमें निवेश करने का अपना तरीका जो है आप किस तरह से रखेंगे उस पर निर्भर करता है। तो इन्हीं सब के सवालों का जवाब देंगे। नितेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, सबसे पहले तो ये कि क्या डेट म्यूचुअल फंड अब कम अट्रैक्टिव हो जाएंगे, ये कदम जो सरकार ने उठाया, ये अमेंडमेंट जो लेकर आई है? थैंक यू प्रियंका, आज मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। प्रियंका, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा कहा है, 2 ही चीज़ें सर्टेन है, डेथ एंड टैक्सेस। हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि बजट में क्या आएगा। तो बजट तो ये साल काफ़ी अच्छा था, ऐसा मानने में आया है और लोगों ने ऐसा इंटरप्रेट किया है। पर जैसे कि आपने बताया लास्ट वीक जब नॉर्मली जब ये अमेंडमेंट्स और ये बजट जब पास होता है उसके बस 2-4 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया और वो था डेट म्यूचुअल फंड को लेके। मैं पहले बता देता हूँ दर्शकों को कि एग्जिस्टिंग अभी रूल क्या है और क्या बदला है, तो बराबर से वो समझ पाएंगे कि इसमें अभी तक कैसे टैक्सेशन लगता था और अब कैसे लगेगा। तो अब तक का प्रियंका ये रूल है कि अगर आप ऐसे कोई म्यूचुअल फंड में डालते हो जिसमें आपका इक्विटी, डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 65% से कम होता है तो उसमें लगता है डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन। मतलब कि अगर आप उसको 3 साल तक होल्ड करते हो और 3 साल के अंदर अंदर उसको बेच देते हो तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। उसके ऊपर आप अपनी जो स्लैब रेट है उस हिसाब से आप टैक्स भरते हो। पर अगर ये 3 साल के ऊपर होल्ड करते हो तो आपको एक बेनिफिट मिलता है इंडेक्सेशन का और आपको सिर्फ 20% टैक्स भरना है, नहीं कि आपके स्लैब के हिसाब से या ना तो 30%। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा था अदर देन इक्विटी फंड्स के लिए। बट गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है फाइनेंस बिल में और उन्होंने बोला है कि अभी जो टैक्स लगेगा उससे स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो अभी तक सिर्फ 2 टैक्सेशन रूल्स थे, इक्विटी एंड नॉन इक्विटी। अब एक नया कैटेगरी सामने निकल के आया है जिसको आप बोल सकते हो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कौन से होंगे जिसमें 35% से कम या 35% से कम डोमेस्टिक इक्विटी में निवेश किया जाएगा। जो भी म्यूचुअल फंड 35% या तो उससे कम
अपने जो टोटल एयूएम है उसका इक्विटी में नहीं रखते हैं, तो उसको माना जाएगा ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब आप 3 साल के लिए होल्ड करो, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, और ये हमेशा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा, और उसके ऊपर आपको भरना पड़ेगा एज पर द स्लैब रेट। दूसरा जो हमको पता ही है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उसको मतलब माना जाता है कि अगर आपका 65% से ज़्यादा टोटल एयूएम का जिस आप फंड में डाल रहे हो वो 65% से ज़्यादा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इक्विटी फंड्स माना जाता है। उसमें आपको 1 लाख का एक एग्जेम्पशन मिलता है लॉन्ग टर्म में, और आपको 10% टैक्स भरना पड़ता है। और अगर 1 साल से कम रख रहे हो तो 15% देते हो। तो अभी ये बीच की जो कैटेगरी बची, वो जो एग्जिस्टिंग रूल वाली बची, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है जो भी फंड में, अगर उसमें डेट माफ कीजिएगा, जिसमें इक्विटी 35% से 65% के बीच में है, ओके, तो ये जो है उसको जो एग्जिस्टिंग रूल है जो इंडेक्सेशन का और 20% का लॉन्ग टर्म में वो मिलता रहेगा। तो जितने भी फंड जो 35% से लेस होल्ड करते हैं वो सब ये दायरे में आ जाते हैं प्रियंका। और ये सब में आपसे अभी से मतलब 1 अप्रैल से आपको कोई भी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंडेक्सेशन और 20% फेवरेबल रेट जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन यानी 35% जो है नितेश, वो बन गई है एक लक्ष्मण रेखा है। अगर उन फंड्स का जो निवेश है वो 35% से कम डोमेस्टिक इक्विटी में है तो उन पर जो है अब कोई एलटीसीजी है ही नहीं। सीधा आप चाहे वो 1 महीने में आप उसको बेच रहे हो, 2 महीने में या 2 साल में या 3 साल में, वो कोई मायने नहीं रखता है। आपकी इनकम में जुड़ेगा, उस पर टैक्स देगा। मैं ठीक समझ रही हूँ ये नितेश? अब इस कदम से केवल हम लोग सब बात कर रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड, लेकिन इसके लपेटे में केवल डेट म्यूचुअल फंड ही नहीं आ रहे हैं, इसमें गोल्ड फंड्स भी आ जा रहे हैं, इंटरनेशनल फंड्स भी आ जा रहे हैं, राइट? इन पर क्यों इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि अगर आप डेफिनेशन हम लोग अगर वापस एक बार देखें प्रियंका, तो उसमें लिखा है जो भी फंड, ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ डेट फंड, जो भी फंड जो 35% से कम, 35 या 30% से कम इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते। तो आप गोल्ड फंड लोगे तो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड पूरा पैसा जो गोल्ड में लगाता है, इंटरनेशनल पूरा पैसा फॉरेन कंपनी में, अगर यूएस स्टॉक है, चाइना स्टॉक है, उसमें डालेगा, और आपका सिल्वर का कोई फंड हो सकता है वो सिर्फ सिल्वर में निवेश करेगा। तो ये सारे फंड भी ये दायरे में आ जाते हैं। तो आपने ठीक कहा, लोग बात कर रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड, पर डेट म्यूचुअल फंड की जब बात कर रहे हैं तो डेट टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो जितने भी नॉन इक्विटी फंड है ये सब इन दायरे में आ जाते हैं जो इक्विटी टैक्सेशन के अंडर नहीं आते हैं। तो आपके गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड, तब तक के कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जिसमें 25% से कम इंडियन इक्विटी में निवेश होता है, ये पूरे के पूरे अभी ये दायरे में आ गए। और आपने जैसे कहा लगभग 12.3 लाख करोड़ तो सिर्फ डेट का फिगर है, और बाकी कुछ और भी एयूएम है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और वगैरह में देख सकते हैं। ओके, अब ये मुझे बताइए कि ये क्यों उठाया गया, ये कदम सरकार ने क्यों उठाया? क्योंकि बजट में कोई भी इसकी बात नहीं हुई। सबको लग रहा था बस मार्केट लिंक डिबेंचर में इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, लेकिन ये डेट म्यूचुअल फंड क्यों आ गया रडार में? क्या ये बैंक में घटते हुए डिपॉजिट्स की वजह से है, या इंश्योरेंस कंपनियों की वजह से भी ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि उनको लग रहा था कि ये प्रोडक्ट उनके पार में है पर इसको एडेड एडवांटेज मिल रहा है? आपने प्रियंका ठीक कहा, काफ़ी सारी बातें चल रही है फिलहाल कि गवर्नमेंट ने ऐसे कदम क्यों उठाए। जब गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है तो उसके रूप में कोई उन्होंने एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं है कि इन्होंने क्यों किया, पर काफ़ी सारी चीज़ें मानी जाए और फिनमिन से जो फाइनेंस मिनिस्टर से जो बातें आ रही है उसको समझा जाए, तो वो लोग का कहना है कि हम लोग कोई भी फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट देते हैं जब वो असेट क्लास और वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा अलग हो। अगर समझो बैंक एफडी और डेट फंड की बात करें तो उन लोग का मानना है कि अभी जो काफ़ी सारी जो कैटेगरी जो पॉपुलर हो रही है डेट फंड में, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर निवेश कर रहे हैं, उसमें एज सच कोई बड़ा रिस्क नहीं है, और उसको आप एज अ एफडी देख सकते हो। जैसे हमारे पास एफएमपी है, ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट में आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, उतना ही लगभग रिटर्न आपको मिलता है। फिर आपके हो गए सॉवरेन जो आपके मतलब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे डालते हो, उसमें आपका कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट, पीएसयू वगैरह ही
जो उसमें कोई ऐसी आपकी क्रेडिट रिस्क नहीं है, पर उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क जरूर हो सकता है, पर अगर वो भी आप मैच्योरिटी तक होल्ड करें तो उसमें भी कोई प्रकार का ऐसा बड़ा इंटरेस्ट रेट रिस्क का भी सवाल नहीं आता है। तो गवर्नमेंट का मानना था कि अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिफरेंस नहीं है तो फिर इन दोनों के बीच में पैरिटी होनी चाहिए। तो अगर ये एफडी के जैसे ही बिहेव करते हैं आपके डेट फंड्स, तो फिर उसको कोई फेवरेबल ट्रीटमेंट देके मतलब नहीं है, ऐसा माना जा रहा है, इसीलिए आया है। पर आपने जैसे कहा, ये हो सकता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ से भी प्रेशर हो, क्योंकि काफी लोग ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में ना जाके ऐसे डेट फंड भी चूज कर रहे थे, बिकॉज आप 8 साढ़े 8 तक आपको यील्ड मिल रही है और फेवरेबल टैक्सेशन भी मिल रहा था, और 10 15 20 साल तक आप ये यील्ड को लॉक कर सकते हो। जबकि ये हाल में आपको अभी अच्छी खासी यील्ड मिल रही है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट अब देखें तो काफी हाई पे है लास्ट 2 साल के कंपेयर में, और लगता है कि ये पिक इंटरेस्ट रेट है। तो ये टाइम पे ये चेंजेस आना बहुत ही शॉकिंग था पूरी इंडस्ट्री के लिए, जैसे आपने बताया। तो कि क्या कोई ऐसा अब एक्सपेक्ट नितेश, ये बैंक एफडी और डेट म्यूचुअल फंड अब एकदम एट पार है, दोनों में निवेश करना एक ही बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या कि मैं बैंक एफडी में डालूं या डेट म्यूचुअल फंड में डालूं, टैक्स और रिटर्न दोनों के मामले में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्रियंका, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगातार 3-4 दिन से इन्वेस्टर्स भी पूछ रहे हैं, काफी एडवाइजर्स भी पूछ रहे हैं। मेरा मानना है, अगर आप मोटा मोटी देखें तो सबको यही लग रहा है कि अभी तो आप डेट फंड में भी रह रहे हो तो आपको तो स्लैब के हिसाब से ही टैक्स भरना है, और अगर आप एफडी में हो तो भी स्लैब के हिसाब से ही टैक्स भरना है। पर कुछ और बातें जो डेट फंड में ऑलरेडी अच्छी थी, वो इतनी उभर के अभी तक नहीं आई थी, बिकॉज इंडेक्सेशन एंड 20% जो फेवरेबल रेट था, लोग उसकी ही ज्यादा बातें करते थे। पर मैं इधर लोगों को फोकस करने को बोलूंगा कि और जो इसके फीचर्स है, जैसे आपने रिटर्न की तरफ बोला, तो मैं आपको एक सिंपल चीज में भी दिखे तो आप शॉर्ट टर्म जो 1-2 साल की एफडी है, एसबीआई या किसी बैंक की ले लीजिए, बराबर है, उसमें कितना रेट चल रहा है, और सामने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जैसे जो डेट फंड है उसमें आप वाईटीएम देखेंगे, यील्ड टू मैच्योरिटी, तो लगभग वो 8 7.5 8 के करीब है। तो ऑलरेडी उसमें इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिल सकता है, जो डेट फंड का एक रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देखने जाए तो ये है। और दूसरा, जब भी प्रियंका इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट आती है, हम मान के चल रहे हैं कि अभी ये लगभग पीक ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल है, तो इधर से ज्यादा 25 बेसिस पॉइंट्स और इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। पर जब एक बार इंटरेस्ट रेट कम होना चालू होंगे तो इसका और बेनिफिट्स डेट म्यूचुअल फंड्स को मिलेगा। जब आप बड़े समय के लिए आप वो लंबे समय के पेपर आप होल्ड करते हो, तो उसका मतलब मैं आप ये कहना चाहता हूँ, ये मेन बेनिफिट है प्रियंका, जब आप रेट जो चेंजेस होता है ना सिस्टम में, वो जल्दी से पास ऑन होता है डेट म्यूचुअल फंड में, वो एफडी में नहीं है। तो एक्स्ट्रा कैपिटल गेन मिलने का चांसेस रिटर्न बर्स्ट से, आप अगर एफडी में डाल रहे हो तो आप उसको ब्रेक करोगे तो आपको पेनल्टी है, इसमें आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो। दूसरा, जब भी आपको लिक्विडिटी चाहिए, इजीली लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो बहुत ही आराम से आप इसको विद इन 1 और 2 वर्किंग डेज आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। ये रही रिटर्न की बात। पर जब हम टैक्स की बात भी कर रहे हैं तो ऐसा है कि अभी इसमें कोई टैक्स का बेनिफिट ही नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बोलूं तो टैक्स डेफरमेंट का है, पर ये कभी भी लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। टैक्स डिफरमेंट को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा अपनी ऑडियंस के लिए। प्रियंका, अगर समझो मैंने कोई भी डेट म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, अभी मैं उस चीज को 5 7 या 10 साल तक विड्रॉ नहीं करता हूं, मतलब मैं उसको रिडीम नहीं करूंगा, तो मुझे उसके ऊपर तब तक कोई टैक्स नहीं भरना है, राइट। तो मैं आज एफडी में निवेश कर रहा हूं, अगर मैं क्यूमुलेटिव एफडी भी ले रहा हूं, तो भले मैं इंटरेस्ट नहीं उसमें अर्न कर रहा हूं, मैं एक साथ ऐसी एफडी ले रहा हूं जो मुझे एंड ऑफ द टेन्योर में मुझे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वापस मिलेगा, उसमें आपको टैक्स भरना है हर साल ऑन अक्रूवल। तो इसमें डेट फंड में आप जब भी टैक्स भरेंगे जब आप म्यूचुअल फंड बेचेंगे, तो रिडीम करेंगे, यस। ओके, तो ड्यूरेशन विल मैटर, मतलब आप इसे लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो आप टैक्स को डिफर कर रहे होंगे, आप हर साल डेट म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं दे रहे होंगे, आप इसमें लिक्विडिटी जो है वो आसान है, आप जब चाहे निकाल सकते हैं, बैंक एफडी में लॉक इन रहता है। सो यस नितेश, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? ऐड कीजिए, फिर हम सवालों पर जाते हैं। श्योर, पक्का। जैसे कि इस पे टीडीएस नहीं लगता है, तो वो एक और बेनिफिट, आपको 15G 15H नहीं देना है। तो ये सारे अगर आप प्रावधान देखें, और रिटर्न में भी आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है अगर आप प्रॉपरली चूज करें, तो मुझे लगता है ये टैक्स पर्सपेक्टिव से अभी भी, प्लस आप इसका देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो ऑलवेज रहेगा, ये गवर्नमेंट ने बोला है। तो आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होगा, इसके सामने आप दूसरे गेन और लॉसेस भी एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये सोच आ रहे बेनिफिट वो अभी भी इसमें है। तो मुझे लगता है रिटर्न की दृष्टि से आप देखें, या आप देखें इवन टैक्स की दृष्टि से, अभी भी काफी बेनिफिट्स है नॉर्मल प्लेन वैनिला एफडी के सामने।
ओके, सो वनीला एफडी के सामने अभी भी इंटरेस्टिंग है डेट म्यूचुअल फंड, घबराइए नहीं। मुझे लगता है वो नी जर्क रिएक्शन था कि ऐसा लगा कि डेट म्यूचुअल फंड में अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। अब जब उसकी डिटेल्स को हम समझ रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ, नितेश जैसे एक्सपर्ट्स के साथ, वो हमें समझा रहे हैं लंबी अवधि के लिए कीजिए, आपको इसमें से पैसे निकालने में आसानी होगी, टीडीएस इसमें आप नहीं दे रहे होंगे, तो फायदे भी हैं। लेकिन अब वो सवाल जो हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं नितेश, वो लेकर आते हैं। हरदयाल सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं पानीपत से, हरियाणा से, रिटायर्ड हैं हरदयाल जी। नमस्ते सिंह साहब, कैसे मदद करें आपकी, क्या है आपका सवाल? नमस्ते प्रियंका जी, मैं बैंक से रिटायर हूँ और म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। अच्छा। मैं इनकम टैक्स के दायरे में तो आता नहीं हूँ, तो जो टैक्सेशन में बदलाव हुए हैं उससे मेरे रिटर्न पे फर्क क्या पड़ेगा? बिल्कुल, जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उन सबके मन में यही सवाल है। इसका एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नितेश ने शुरुआत में भी दिया था। नितेश, आई थिंक यू शुड टेक दिस फॉरवर्ड एंड बताइए सिंह साहब को 10 लाख का निवेश है तो इनके रिटर्न्स पर असर कितना पड़ेगा इस कदम से? अगर आपने 10 लाख निवेश किया है, जब भी आप इसको रीडीम करने जाएंगे, बराबर है, तो आपके लिए इसमें कुछ चेंजेस हुआ है वो आपको एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि जिस लोगों ने अभी तक जो प्रियंका निवेश करके रखा है, और इवन जो अभी 2-3 दिन और बचे 31 मार्च तक निवेश करते हैं, उनके लिए एग्जिस्टिंग लॉ जो है 3 साल से अगर कम है तो स्लैब रेट पे टैक्स, और 3 साल के ऊपर है तो 20% विद इंडेक्सेशन, ये बेनिफिट अभी भी उनको मिलते रहेंगे। तो इनके हिसाब से इनके उसमें कोई चेंजेस है ही नहीं। जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है उसको कोई ये दिक्कत है ही नहीं इसमें। ओके, चलिए अब प्रभा ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते प्रभा, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते, मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ और फिक्स्ड इनकम के लिए डेट फंड में निवेश किया था जी। अब मैं इनकम टैक्स के निचले स्लैब में भी आती हूँ। अब जो ये टैक्स में बदलाव हुआ है इससे मेरा रिटर्न किस तरह से प्रभावित होगा? ओके, थैंक यू प्रभा जी अपने सवाल के लिए। तो आप इनकम टैक्स के लोअर स्लैब में आती हैं और डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रही थी। अब इनके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा नितेश? सो प्रभा जी, आप अगर कंटिन्यू निवेश करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अभी तक का जो आपने निवेश किया है उसके ऊपर तो एग्जिस्टिंग लो है वही लगेगा, पर आपका जो 1 अप्रैल से जो नया निवेश जाएगा, अगर आप एसआईपी के माध्यम से डेट फंड में निवेश कर रहे हो या नेक्स्ट लमसम आप डालने वाले हो 1 अप्रैल के बाद कोई भी, तो उसमें आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो हर बार शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। मतलब अभी बहुत सिंपल कर दिया है, तो आपके लिए एक्चुअली ये फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आप अगर लोअर रेट में आते हो, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आप 5% जितना टैक्स भर रहे हो, तो आपको बल्कि ये फायदा हो गया, क्योंकि अगर आप 3 साल के ऊपर रखते पहले तो आप 20% विद इंडेक्सेशन भरते, राइट? तो भी लगभग इंडेक्सेशन का फायदा पकड़ के भी आप लगभग 10-12%, 12 से 15% भी आप टैक्स भरते। पर इस केस में आपको सिर्फ 5% जितना ही टैक्स आएगा, क्योंकि आप लोअर स्लैब में हैं, तो आपके लिए तो ये थोड़े फायदे की बात हो गई। ओके, तो फिर आप इनको डेट म्यूचुअल फंड से ही स्टिक करना चाहिए, इनके लिए ये सही रहेगा, राइट? लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए लेकिन। राइट प्रियंका, मतलब उनको एफडी में भी एज पर स्लैब भरना है और डेट फंड में भी एज पर स्लैब ही भरना है। पर ये नया नियम जो आया है उनके लिए एक्चुअली फेवरेबल है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोअर स्लैब में आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे पता है आपने पहले भी बताया नितेश कि क्या रिटर्न के मामले में डेट म्यूचुअल फंड एफडी को मात दे पाएंगे अभी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं फिक्स डिपॉजिट्स पर जिस तरह से रेट्स बढ़े हैं? राइट, सी प्रियंका, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लास्ट 1-2 साल के रिटर्न देखते हैं। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वो बहुत ही सही तरीका नहीं है। मैं बोलना चाहूँगा कि वो बहुत गलत तरीका है। अगर आप कोई निवेश देखते हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि पास्ट 1-2 साल में तो डेट फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, तो फिर अभी तो एफडी का रेट 7.5-8% चल रहा है, तो मुझे उधर निवेश करना चाहिए। बट आपको ये मान के चलना है कि अभी आपका वाईटीएम, यील्ड टू मैच्योरिटी, आपको क्या दिख रहा है। अगर आपका वाईटीएम अभी आपको 7.5-8% म्यूचुअल फंड में दिख रहा है तो आपको उतना रिटर्न तो मिलेगा ही। पर आप लंबी अवधि वाला कोई म्यूचुअल फंड चूज करते हो, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड है, मीडियम ड्यूरेशन फंड है, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म वाले जो जितने भी फंड है, उसमें क्या होगा प्रियंका, क्योंकि अब हम रेट साइकिल के एकदम टॉप पे है, ठीक है? तो जैसे ही 6-8 महीने के बाद जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होना चालू होंगे, तो आपको इसमें कैपिटल गेन का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होंगे, आपकी जो बॉन्ड आपने होल्ड किया है उसकी प्राइस जो है वो बढ़ती जाएगी।
तो आपको एक्चुअल में बेनिफिट, मेरा मानना है, अगर अभी 8 साढ़े 8% दिखा रहा है वो म्यूचुअल फंड YTM, तो वो 9.5-10% तक भी जा सकता है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही अच्छा समय है, और स्पेशली कोई 31 मार्च के पहले इन्वेस्ट करता है तो अभी भी उसके पास वो विंडो है कि उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही लगेगा। ऑफ कोर्स उसके एसेट एलोकेशन और गोल्स के हिसाब से अगर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहे नेक्स्ट 2 से 3 दिन में, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। और एक पॉइंट टैक्सेशन जोड़ना चाहता हूँ प्रियंका, हम वैसे भी नॉर्मली इन्वेस्टर को सलाह देते हैं कि आप ईयर एंड में प्लान करें आपका डेट म्यूचुअल फंड। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 साल के लिए भी रख रहा हूं तो मुझे इंडेक्सेशन 4 बेनिफिट मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे ये साल का भी इंडेक्सेशन मिलेगा और 3 साल का इंडेक्सेशन मिलेगा। मतलब मैं सिर्फ 3 साल और 4-5 दिन ज्यादा रख रहा हूँ, मुझे 4 इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है, और आपका रेट टैक्स काफी कम हो जाता है। तो एक्चुअली ये बहुत आइडियल सिचुएशन है, कंसीडरिंग द 4 इंडेक्सेशन, कंसीडरिंग द लास्ट डेट ऑफ दिस 31 मार्च, बिकॉज उसके बाद लॉ चेंज हो रहा है, और तीसरा क्योंकि आपका अभी इंटरेस्ट रेट पिक पे है। राइट, तो अभी राइट टाइम है, कुछ ही दिन बाकी हैं 31 मार्च तक पहुंचते हुए। रोहन नारकर का सवाल है, और बहुत ही मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं रखना चाहूँगी आपके सामने। लाइव जुड़े हुए हैं रोहन। रोहन बोल रहे हैं कि क्यों ना फिजिकल गोल्ड में ही निवेश किया जाए, क्योंकि अब सरकार ने जो भी है ये सारे डिजिटल गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स इन सब पर अब ये टैक्स बेनिफिट जो हटा दिया है, तो क्या फिजिकल गोल्ड बेटर हो गया है अगर गोल्ड में कोई निवेश करना चाहता है तो? रोहन नारकर का सवाल है। थैंक यू रोहन, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस प्रियंका। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि लोग, जैसे आप भी बात कर रहे थे कि लोग सिर्फ बोल रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, क्योंकि इस डेट म्यूचुअल फंड के चक्कर में इंटरनेशनल इक्विटी में जो निवेश हो रहा है, गोल्ड में हो रहा है, ये सभी इम्पैक्ट हुए, राइट? तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कोई इम्पैक्ट हुआ है ना, तो वो गोल्ड म्यूचुअल फंड हुआ है। क्यों? क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड और ETF में आपको इंडेक्स 3 साल के अगर ऊपर रह रहे हो तो आपको इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिल रहा है और 20% टैक्स का फायदा नहीं मिल रहा है। बट अगर आप फिजिकल गोल्ड में, जो नॉर्मली हम एज अ एडवाइजिंग बोलते हैं कि फिजिकल गोल्ड में ना जाए, बराबर, बिकॉज उसमें आपको प्योरिटी का इश्यू आ सकता है, वो इतना जल्दी से आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है जब आपको लिक्विडेट करना है, और काफ़ी सारे चार्जेस भी इन्वॉल्व होते हैं। पर अभी क्या हो गया, अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, वाइज अब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो फिजिकल गोल्ड में, तो फिजिकल गोल्ड को इंडेक्सेशन भी मिल रहा है और टैक्सेशन भी 20% ही है, 3 साल के ऊपर होल्ड कर रहे हो, तो फिजिकल गोल्ड में वो फायदा है। पर अभी आपके म्यूचुअल फंड में, गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF में फायदा नहीं है। तो रोहन, आपका एकदम बहुत ही उचित सवाल है कि क्यों अभी फिजिकल गोल्ड में निवेश करना ही बेहतर रहेगा। बट और एक चीज जोड़ना चाहूंगा, अगर आप देखें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड है, वो अभी भी सबसे बेटर माना जाएगा, क्योंकि आपको उसमें एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलता है, प्लस मैच्योरिटी पे आप उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरेंगे। बट डेफिनेटली रोहन, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मुझे लग रहा है गोल्ड म्यूचुअल फंड को हुआ है। मुझे लगता है काइंड ऑफ प्रियंका, ये इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री शायद अभी खत्म हो जाएगी। एब्सोल्युटली, सरकार चाहती है कि लोग फिजिकल गोल्ड कम खरीदें, पर ये मूव कहीं ना कहीं लोगों को फिर फिजिकल गोल्ड की तरफ जो है खींच रहा है, क्योंकि वहाँ फ़ायदा अब आपको ज़्यादा मिल रहा है और इसमें जो फ़ायदा मिल रहा था वो ले लिया गया है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में अगर आपको गोल्ड में निवेश करना ही है तो जैसा कि अभी नितेश ने कहा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ऑप्शन ज़रूर हो सकता है रोहन। अब वो डिपेंड करेगा आप क्यों गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं, किस गोल के लिए खरीदना चाह रहे हैं, उस हिसाब से डिसाइड कीजिए। लेकिन यू आर राइट कि फिजिकल गोल्ड अभी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एक और लाइव सवाल नीरव राडिया का लेते हैं, और नीरव बिल्कुल जो है फॉरवर्ड लुकिंग सवाल ये पूछ रहे हैं कि डेट फंड में अब इन्फ्लोज कम होंगे, क्या इससे लिक्विडिटी जो है वो डेट फंड की, वो बैलेंस जो है वो बिगड़ सकता है क्या आने वाले समय में? नीरव, ये बहुत ही मुझे लगता है काफ़ी डेप्थ वाला क्वेश्चन है और थोड़ा टेक्निकल है, पर मैं उसको जरूर से आंसर करना चाहूँगा प्रियंका। देखो, अभी तक जैसे आपने शुरू में ही बताया, लगभग 12.3 लाख करोड़ की टोटल डेट इंडस्ट्री है। उसमें से जो 8 लाख करोड़ के जो फंड है वो है शॉर्ट टर्म वाले, जहाँ पे ज़्यादातर कॉर्पोरेट मनी इन्वेस्ट होती है, जो हो गए आपके लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लो ड्यूरेशन और ओवरनाइट फंड्स। तो यहाँ पे तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉर्मली 3 साल के कम की अवधि के लिए ही लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादातर कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करते हैं। और अगर रिटेल मनी भी इसमें आती है तो वो शॉर्ट टर्म पकड़ के आती है, नॉर्मली इसमें से किसी को स्विच करना है या STP करना है, इसलिए ये फंड्स में निवेश होता था, तो उसमें तो कोई इम्पैक्ट आया ही नहीं है। बट डेफिनेटली जहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड है और यहाँ पे जहाँ पे AAA के नीचे के पेपर वाले को जो लिक्विडिटी मिलती थी, और ये एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन दे रहा था लिक्विडिटी का, वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है इम्पैक्ट होगी। और ये शायद हम लोग को अप्रैल के बाद थोड़े महीनों में ही समझेगा कि इसमें जो यील्ड बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट वे में आपको और एक अच्छी यील्ड पास ऑन हो रही थी,
और कॉरपोरेट्स को भी फायदा हो रहा था क्योंकि काफ़ी लिक्विडिटी थी, वो बराबर से फंड रेज भी कर पा रहे थे। इनफ डिमांड सप्लाई का जो इक्वेशन था ये पूरा हिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी प्रेफर करेंगे कि डायरेक्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें अभी भी आप लॉन्ग टर्म रखते हो लिस्टेड बॉन्ड में, तो आपको 10% का प्रियंका टैक्सेशन है। अगर 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म है तो उसमें 10% ही टैक्सेशन लगता है, और जो इंटरेस्ट आता है वो आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। तो इधर भी एक डिसपैरिटी, अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन प्रियंका पैरिटी लाना था तो मुझे लगता है अभी भी वो काफ़ी मिसिंग है। जैसे हम फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे थे, अदर लिस्टेड बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है, अगर जो पैरिटी की ही बात पे गवर्नमेंट ने ये मूव लिया है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी निवेश आप कर सकते हैं, क्या रणनीति रखेंगे हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसकी चमक जो है वो फीकी तो ज़रूर पड़ी है इस कदम के बाद। हाँ, आशीष राय जुड़ चुके हैं आजमगढ़ से। नमस्ते आशीष जी, क्या जानना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? प्रियंका जी, 10 लाख रुपए मुझे ऐसे किसी प्रोडक्ट में निवेश करने हैं जहाँ पे रिस्क ना हो, तो एफडी बेहतर रहेगा इसके लिए या डेट म्यूचुअल फंड, क्या बेहतर रहेगा? जी आशीष, धन्यवाद अपने सवाल के लिए। और आई थिंक ये दुविधा भी सभी की है। मैं भी थोड़ी देर पहले नितेश से यही पूछ रही थी कि क्या एफडी और डेट म्यूचुअल फंड अभी बिल्कुल सही है। आप आशीष जैसे लोग जो बिना रिस्क वाले निवेश करना चाहते हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वो कैसे अपना एसेट एलोकेशन देखें, वो इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? क्या डेट म्यूचुअल फंड छोड़ करके फिक्स डिपॉजिट बेटर रहेगा इनके लिए? आशीष देखो, मेरा मानना हर बार यही रहा है कि रिस्क एंड रिटर्न एक ही सिक्के के दो पहलू है। आपको लगता होगा एफडी अभी एकदम सिक्योर है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख रहे हैं यूएस में क्या चल रहा है। मैं ऐसा कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ कि इंडिया में कोई भी तरह की तकलीफ है, बट मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ, रिस्क तो हर जगह रहता ही है। और आपको ये भी पता होगा कि 5 लाख तक की ही आपकी एफडी जो है वो सिक्योर होती है, उसके बाद उसमें कोई भी तरह की गारंटी नहीं होती है। हालांकि आप अच्छी कोई बैंक में निवेश करते हो जो पीएसयू से, तो ये दिक्कत नहीं आती है, पर उसमें रेट थोड़े कम होते हैं प्राइवेट बैंक के कंपेयर में। बट मेरा मानना है कि आपको अगर ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा है और आपको डेट फंड के बारे में इतना नहीं पता है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि डेट फंड्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इक्विटी फंड्स, तो आप अभी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आप 8 साढ़े 8 टका में आप लंबी अवधि के लिए एफडी कर सकते हैं। पर अगर आप डेट फंड का ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, पीएसयू डेट फंड है, ये सभी भी आपको अच्छी यील्ड देंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे शो में, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट के पीक पे है, तो यहाँ से जैसे जैसे 2 4 6 8 महीने 1 साल के बाद जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होना चालू करेगा तो आपका गेन उसमें बढ़ सकता है। तो शायद आप 9-10 टका भी इंटरेस्ट रिडम्पशन पे आप टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैपिटल गेन कमा सकते हो। ओके, सो टेन्योर आपका कैसा है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब पर है, लेकिन एफडी में ध्यान रहे कि 5 लाख तक का ही जो आपका निवेश होता है वो बिल्कुल रिस्क फ्री रहता है, क्योंकि उसमें आपको एक इंश्योरेंस मिलता है और इससे ऊपर की राशि अगर बैंक को कुछ हो जाए तो उस पर खतरा मंडराता रहता है। निशांत सिन्हा पटना से जुड़ रहे हैं। नमस्ते निशांत जी, बताएं, आज नितेश बुद्धदेव हमारे साथ हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? प्रियंका जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमको सवाल पूछने का मौका दे रही हैं। जी शुक्रिया, आपने हमें इतना कष्ट उठाकर हमसे बात की, इसका शुक्रिया आपका। अरे मैम मेरा सवाल ये था आपसे कि सरकार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए सालों से कोशिश कर रही है, ठीक है, लेकिन डेट फंड के रिटर्न पर से अब ये इंडेक्सेशन का लाभ हटा रहे हैं, मतलब ये जो बात है, तो क्या मैम ये जानना चाहता था इससे प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी घटेगी नहीं, और सरकार ने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल, जो आपके मन में सवाल है ना, यही हमारे मन में भी सवाल है कि अचानक से डेट म्यूचुअल फंड पर ये जो गुगली फेंकी है सरकार ने, इसे कैसे समझा जाए। मुझे लगता है नितेश, यहाँ पर निशांत ने एकदम हिट वो कॉफिन को कहते हैं कि यू जस्ट हिट द राइट पॉइंट, यू नो, कि क्यों जब चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड को पॉपुलर बनाएं, इतना सारे लोगों को कहा जाता है आप यहाँ निवेश कीजिए आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा, और इसके बाद डेट म्यूचुअल फंड पे इस तरह की गाज गिर गई है, तो लोकप्रियता कम होगी इसकी। निशांत, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, हम भी अगर मौका मिले तो हम भी गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवन गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है। आप देखो पूरा मीडिया, एडवाइजर कम्युनिटी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सब लगे हुए हैं कि जैसे मुझे तो लगता है प्रियंका, अभी ये जस्ट इंडस्ट्री चालू हुई थी और एक बहुत ही बड़ा स्पीड ब्रेकर या तो एक स्टॉप ऐसा साइन आ गया है
डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही, आपने जैसे बोला इंडेक्सेशन जो था ना, अगर क्योंकि देखो प्रियंका, अभी भी आप देखने जाए तो इंडिया में ऐसे कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है फिक्स्ड इनकम में जहाँ पे आपको आपके इन्फ्लेशन के सामने एक आपको बेनिफिट मिलता हो। तो इंडेक्सेशन वही बेनिफिट था जो आपको इन्फ्लेशन के रूप में आपको एक फायदा दे रहा था कि इतना इन्फ्लेशन बढ़ा है, आपकी कॉस्ट बढ़ा दीजिए। तो निशान, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है आपका कि इंडेक्सेशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था, पर गवर्नमेंट के मन में क्या है वो पता नहीं, पर लोकप्रियता बिल्कुल घटेगी। पर अभी देखना यह रहेगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ऐसे नए प्रोडक्ट, जैसे कोई हाइब्रिड प्रोडक्ट या ऐसे कोई प्रोडक्ट लेके आ सकती है जहाँ पे वो 35% के ऊपर कोई ऐसा इक्विटी रख पाए और बाकी का डेट रख पाए, और ऐसा कुछ मिश्रण करके अगर लास आए तो बहुत अच्छा है। ऐसी एक कैटेगरी, निशांत, आपका एक ध्यान आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी इक्विटी सेविंग स्कीम करके एक कैटेगरी है जो इतनी पॉपुलर नहीं है, पर आपको लगभग डेट जितना ही रिटर्न देती है, क्योंकि उसमें तो इक्विटी टैक्सेशन मिलता है, बिकॉज वो 35%, लगभग 35% अनहेज्ड इक्विटी रखते हैं और बाकी का आर्बिट्राज में पैसा डालते हैं और बाकी का डेट में डालते हैं। ठीक है, तो ऐसी कैटेगरीज है, पर मुझे लगता है अभी थोड़ी उभर के और सामने आएगी, बिकॉज अभी लोगों को, एडवाइजर्स को, मीडिया को, सबको ये कैटेगरी के सामने देखना पड़ेगा। पर प्योर डेट में इंडेक्सेशन के रूप में जो बेनिफिट था वो घटा है और उसके लिए लोकप्रियता जरूर से घटेगी। सो नितेश, अब बताइए, अब डेट में अगर कोई फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में जो कोई निवेश करना चाहता है, उन्हें अब आप क्या स्ट्रैटेजी रखने के लिए कहेंगे अगर डेट म्यूचुअल फंड उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है तो? सी प्रियंका, मैं इसको दो तरीके से आपको बताना चाहूँगा। देखो, अभी भी जो मुझे शॉर्ट टर्म की नीड के लिए, जैसे हम काफ़ी बार बोलते हैं कि आपका इमरजेंसी कॉर्पस भी आप सेविंग अकाउंट और एफडी की जगह पे आप डेट म्यूचुअल फंड में रखें, तो ये नॉर्मली हम शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले, जैसे कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो गए, लिक्विड फंड हो गए, उसमें भी प्रियंका अभी तक लगभग 6.5 से 8.5 के बीच का यील्ड मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। और वो 3 साल के नीचे ही हम लोग नॉर्मली होल्ड करते हैं, तो ये तो इम्पेक्ट हुआ ही नहीं है। तो मेरा जो भी निवेश हो रहा है शॉर्ट टर्म की नीड के लिए, तो मुझे मानना चाहता हूँ वो तो आपका डेट फंड में रहना ही चाहिए, क्योंकि उसमें तो कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं है। अभी बात आती है कि मेरा जो लॉन्ग टर्म, कि मेरा जो एक असेट एलोकेशन की बात करते हैं, जब भी हम निवेश की बात करते हैं कि आपका इक्विटी में होना चाहिए, डेट में होना चाहिए, गोल्ड में होना चाहिए, फॉरेन इक्विटी में होना चाहिए, तो ये वाला जो एक लॉन्ग टर्म डेट वाला पोर्शन है, उसमें आपको देखना है कि आप कौन से समय पे आप एंट्री ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा समय हो सकता है एंट्री लेने का, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे, रेट साइकिल ऑलरेडी पिक पे है, इधर से ज़्यादा 25 बेसिस पॉइंट्स का फायदा, मतलब बढ़ सकता है रेट, आरबीआई बढ़ा सकती है। और जब थोड़े महीनों के लिए कांस्टेंट रहेगा और जब ये घटना चालू होगा, तो आपको एक बहुत अच्छा कैपिटल गेन मिल सकता है बेस्ड ऑन द आपका क्या ड्यूरेशन है जो भी बॉन्ड होल्ड कर रहे हो। तो मुझे लगता है कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसी कैटेगरी में निवेश होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यही है, अभी भी आपको एक जो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल रहा है, और बाकी जो हमने रिटर्न की और टैक्सेशन, दूसरे टैक्स डेफरमेंट की बात की, वो अभी भी डेट म्यूचुअल में मौजूद है। तो मैं मेरे निवेशकों को और मेरे जो भी व्यूअर्स है उसको मैं एक ही रिकमेंड करूंगा कि आप डेट म्यूचुअल फंड को ये हिसाब से देखिए। हाँ, अगर जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तब इसमें ऑफकोर्स हम निवेश नहीं करते, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो इसमें लॉस भी हो सकता है। तो समय को देखना है, फिर इंस्ट्रूमेंट चूज करना है। पहले भी ये तो चीज़ देखते ही थे हम कि डेट फंड में कब डालें और कौन सी कैटेगरी में डालें। तो मैं तो अभी भी प्रियंका, ये बेनिफिट हटने के बाद भी मुझे लगता है डेट फंड मेरे लिए तो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहेगा ही। ऑफ कोर्स उसकी, जैसे आपने बोला, एक चमक जरूर कम हुई है, मैं थोड़ा इंटरेस्ट मतलब टैक्स थोड़ा ज़्यादा भरूंगा, पर फिर भी ये डाइवर्सिफिकेशन और बाकी जो आपको मैंने बेनिफिट बोले उसके हिसाब से आई स्टिक टू डेट फंड स्टिल। ओके, सो यू डोंट थिंक कि बैंक एफडी में लोग स्विच करते हुए नजर आएंगे ज़्यादा? मुझे तो नहीं लग रहा है प्रियंका, क्योंकि अगर आप, जैसे हम लोगों ने ये रीज़न बताया है और अगर ये लोग बराबर से समझेंगे, तो मुझे लगता है अगर आपको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें हो, तो इसमें बेनिफिट है और बिल्कुल है ही। ओके, एक सवाल मैं बीरेन शाह का लेना चाहूँगी, हालांकि हमारी टॉपिक से थोड़ा अलग है, लेकिन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए लेना चाहूँगी, और मदर से जुड़ा हुआ है। बीरेन शाह अपनी मदर के लिए ये निवेश करना चाहते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के कॉर्पोरेट एफडी में, क्योंकि बहुत अच्छा इसमें रिटर्न है, 9.15% का इंटरेस्ट है, क्रिसिल रेटिंग AA+ है और स्टेबल है। सीनियर सिटीजन है इनकी माता जी, और उनके लिए ये करना चाहते हैं। तो पूछ रहे हैं कि अगर मैं इसमें 5 साल के लिए क्यूमुलेटिव एफडी करना चाहूँ तो आपको कैसे दिख रही है, कि आपके एक्सपर्ट हमें मदद कर सकते हैं?
मुझे लगता है प्रियंका ऑफ कोर्स वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि आप सिंगल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा नहीं मिल रहा है, बट इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, आप उसको बराबर से उस इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं तो आप उसमें जरूर से निवेश कर सकते हैं। ओके वीरेंद्र, सो हमारे एक्सपर्ट गो अहेड दे रहे हैं, लेकिन प्लीज़ अपना होमवर्क ज़रूर कर लीजिएगा, इससे जुड़े सारे नियमों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपने इसकी रेटिंग हमें बताई है, पर उसे फिर भी एक बार अपने एंड पर क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं चाहिएगा, और सारा पैसा एक जगह नहीं डालना होता है, जो कि अभी हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि अगर बहुत बड़ी रकम है तो सारा पैसा सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने में समझदारी नहीं होगी, इसका भी ख्याल रखेगा वीरेंद्र। ऑल राइट, थैंक यू सो मच नितेश, आज आपने वक्त निकाला है हेलो मनी 9 के लिए। फिर मुलाकात होती है डेट म्यूचुअल फंड में जो भी कुछ बदलाव हुए उसे समझाने के लिए। शुक्रिया आपका।